तो आज हमारे साथ हैं अभी सैनी जो 5 महीने हो गए इनको टीसीएस में काम करते करते और ये है मेरे मित्र 4 सालों से। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने टीसीएस कैसे क्रैक किया, क्या क्या सिलेबस था इनका टीसीएस में क्रैक करने का और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था और इन्होंने ऐसी कौन सी टेक्निक और टिप्स ली इंटरव्यू क्रैक करने। तो सबसे पहले अभिष, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच शिवा। इस पॉडकास्ट में मुझे शुरू करते हैं। तो जो व्यूअर्स है वो अभी मोस्टली फोर्थ ईयर में होंगे और वो सब जानना चाहते हैं टीसीएस कैसे हायरिंग करती है और टीसीएस में क्या क्या पूछा जाता है और हम वो तैयारी कैसे कर सकें। तो कैन यू प्लीज टेल अस लाइक टीसीएस कैसे फ्रेशर को। देखो, टीसीएस जैसी कंपनीज जो होती है ना, एमएनसीज, उनका कोई ऐसे रेफरल वगैरह का सीन नहीं होता कभी भी कि वो हायर रेफरल से कर रही है। उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं कि ये प्रोसेस फॉलो करने होंगे फॉर एज अ फ्रेशर। तो बीइंग अ टीसीएस में एज अ फ्रेशर जाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। फर्स्टली, टीसीएस हायर with their priority hiring, like they hire priority hiring, like they hire from the Code Vita contest, that is off campus, and by going on campus through the top colleges, they hire firstly from there. After that, then come their mass hiring process, that is TCS NQT, जिससे कि टीसीएस सबसे ज्यादा नंबर्स में हायर करती है। टीसीएस एनक्यूटी ऑल इंडिया एक कॉन्टेस्ट है जिसमें कि मतलब बेसिक सेट एक टेस्ट होता है जो आपकी बेसिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और थोड़ा बहुत कोडिंग टेस्ट होती है। उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं और फर्दर से सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टीसीएस में अगर जाना है तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो उनकी प्रायोरिटी हायरिंग या जैसे कि कोडविटा, नेक्स्ट इज टीसीएस एनक्यूटी जिससे कि टीसीएस मास हायरिंग करती है ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो थैंक यू यार, तुम इतना अच्छा बता एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक बार मैं बता दूं ऑडियंस को, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी के 3 पैकेजेस होते हैं। टीसीएस हम्म निंजा जो कि 3.5 लाख का रोल होता है, और टीसीएस डिजिटल जो कि 7 लाख का रोल होता है, और टीसीएस प्राइम जो कि 9 लाख या 9.5 लाख का रोल होता है, अगर मैं सही हूँ अभी। लाइक इससे पहले, लास्ट ईयर से पहले टीसीएस सिर्फ दो दो पैकेज पे हायर करती थी, निंजा और डिजिटल। फ्रॉम द लास्ट ईयर टीसीएस इंट्रोड्यूस द न्यू पैकेज प्राइम। मींस ये जो प्राइम पैकेज था ये पहले सिर्फ प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट में दिया जाता था, प्रायोरिटी हायरिंग में। लेकिन इस पैकेज को टीसीएस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया उसने अपने एनक्यूटी प्रोसेस में। तो तीन हमारे पैकेजेस हैं अब एनक्यूटी में जो मास हायरिंग होती है टीसीएस में। फर्स्ट इज द निंजा रोल। निंजा में आपको मिलता है 3.36 के अराउंड पैकेज और बेसिक फैसिलिटीज। और सेकंड है उनका डिजिटल रोल। डिजिटल रोल की थोड़ी सैलरी बढ़ गई, पहले 7 थी, अब शायद 7.25 के करीब हो गई है, और साथ में बोनस वगैरह रहता है टीसीएस का। और नेक्स्ट है उनका प्राइम रोल। प्राइम रोल है 9 एलपीए रोल। तो यही तीन रोल हैं जिसके लिए अब करंटली टीसीएस इज हायरिंग थ्रू एनक्यूटी, और ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है प्राइम रोल। ओके, मतलब हमारे टाइम पे जब हम लोग हमारे टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो उससे पहले वो मतलब एनआईटीज वगैरह में हायर करते थे इस रोल के लिए। लास्ट ईयर से तो उन्होंने स्टार्ट। ऑडियंस को मैं बता दूं कि अविश का हुआ है टीसीएस डिजिटल रोल पे और ये भी 4 महीने से टीसीएस नोएडा में काम कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं यार मेन वीडियो की। तो हम जानना चाहते हैं अविश से कि क्या प्रोसेस रहता है टीसीएस एनक्यूटी का, कैसे फॉर्म फिल करते हैं, उसका सिलेबस, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता। तो एनक्यूटी आप मतलब आप जैसे जैसे वैसे गूगल पे डालोगे तो आ जाएगा। पेड वाले एग्जाम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम बाकी कंपनीज कंसीडर करती हैं फॉर देयर प्लेसमेंट, लेकिन वो टीसीएस नहीं कंसीडर। टीसीएस जब कंसीडर एनक्यूटी उसको हायर करना होता है, वो इंस्टीट्यूट में जाके खुद कराती है फ्री एनक्यूटी का एग्जाम। सो अगर टीसीएस आपके कैंपस में आएगी तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो, मतलब आपको वो पेड वाले नहीं बट करने। इसमें मैं रोकना चाहूंगा, टीसीएस ऐसा होता है कि अगर हम्म टीसीएस फ्री करा रही है तो वो जरूरी नहीं है कि हाँ आपके इंस्टीट्यूट कर कॉलेज में आए, या फिर उनके टीसीएस के आयोन डिजिटल सेंटर होते हैं तो हम्म वहां भी वो कभी कभी कराती है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मोस्टली वो टीसीएस सेंटर्स में करा रहे थे बट वो हम्म फ्री था। हम्म तो मेनली ये है क्रैक, तो अगर टीसीएस एनक्यूटी फ्री वाला हो तो वो मेनली हायरिंग पर्पस के लिए होता है। जो पेड वाला एनक्यूटी होता है वो बेसिकली और किसी कंपनी के लिए एज अ स्कोर कार्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। वही वही मैंने जो बताया कि जो अगर पेड वाला है ना, वो यूज होता है। बाकी कंपनीज उसको स्टैंडर्ड टेस्ट की, एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह कंसीडर करती हैं फॉर देयर हायरिंग प्रोसेस। लेकिन वो जब टीसीएस को खुद हायर करना होता है, वो अपने लिए एग्जाम फ्री कंडक्ट कराती है। तो जो गॉट इट। फ्री वाला एग्जाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेड वाले से कोई इतना बेनिफिट्स नहीं है, अब पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन जब उसको हायर करना हो वो आपके उन कैंपस आएगी। उसके बाद बेसिक सा उनका प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन में थोड़ा-सा ध्यान रखना, कुछ गलती मत करना, क्योंकि टीसीएस में कुछ चेंज कराना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कुछ भी डिटेल्स वगैरह गलत हो गई, और रजिस्ट्रेशन होने के एज़ यूजुअल
हमारा एक बेसिक सा टेस्ट किया जाता है उनके सेंटर्स पे, जिन्हें हम आयोन सेंटर्स के हाँ, सबसे हाँ, सही कह रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट एक हाँ, जो इनका हर प्रोसेस पूरा प्रोसेस जो टेस्ट से लेके इंटरव्यू से लेके इनका एक पोर्टल है जिसके थ्रू सारी हायरिंग प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये किए करते हैं, जिसे हम टीसीएस नेक्स्ट स्टेप कहते हैं। तो उस नेक्स्ट स्टेप में लॉगिन करने के फर्स्ट टाइम ये ऑथेंटिकेटर सेटअप कराते हैं। ऑथेंटिकेटर जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर होते हैं, जो लाइव कोड। इस बात का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल डिलीट मत करें जब तक कि हायरिंग कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि उसको सेटअप कराने के लिए वो मैनुअली हो सकता है मेल्स के। तो अगर किसी का एंड मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो काफी ज्यादा हसल हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे कॉलेज में काफी लोगों का हो गया था डिलीट, तो फिर वो एट द लास्ट टाइम मोमेंट पे हमने मतलब कॉलेज के जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने काफी हेल्प की थी इस बारे में। बट ट्राई करना कि ऑथेंटिकेटर ऐप वो संभाल के अपने मोबाइल में रख लेना, उसको डिलीट मत करना कि तुम्हारी स्टोरेज फुल हो रही हो तुम उसको उड़ा दो, ठीक है, वो नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम ये रहा इनका प्रोसेस पूरा कि हम कैसे फॉर्म भरते हैं। हम सीधा आते हैं इनका सिलेबस के बारे में और इनका पैटर्न के बारे में। तो कैन यू एक्सप्लेन द पैटर्न टू ऑडियंस? हाँ, टीसीएस जो एनक्यूटी का टेस्ट है, तो बेसिकली हमारे दो चीजों को मतलब कैलिब्रेट करता है। एक तो हमारा जो फाउंडेशनल नॉलेज है, जिसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एक्सेट्रा, और सेकंड होता है इनका कोडिंग राउंड। तो इनके दो सेक्शन होते हैं टेस्ट में। 190 मिनट्स का राउंड टेस्ट किया जाता है, वो उनके ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके देना होता है। ऐसे हम कॉलेज वगैरह में नहीं दे सकते ऑनलाइन वगैरह, तो कंपलसरी है ऑफलाइन ही आएगा। उसमें दो सेक्शंस होते हैं, वन इज फाउंडेशन सेक्शन एंड अनदर इज एडवांस राउंड। फाउंडेशन में बेसिक एप्टीट्यूड में तीन पार्ट, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, वही फिजिक्स मैथ्स वाले, और दूसरी रीजनिंग एबिलिटीज, तीसरी वर्बल लाइक इंग्लिश रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब होते हैं फाउंडेशन में। एंड सेकंड इज एडवांस राउंड। एडवांस राउंड में 15 हमारे एमसीक्यूज होते हैं एंड को 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यूज इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल साइड ज्यादा फोकस, लंबे लंबे थोड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो मतलब एमसीक्यू टाइप होते हैं, तो 15 ही होते हैं। और साथ में 3 कोडिंग होते हैं। कोडिंग आई विल रेट लाइक बेसिक, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, मतलब आपने सर्चिंग सॉर्टिंग अच्छे से करी हुई है, आपको हैश मैप्स लगाने आते हैं, आपको नॉलेज है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की, अब मतलब आप लैंग्वेज में और कंफर्टेबल हो, मान के चलिए आप 2 तो कर ही लेंगे, 2 ढाई आराम से। अगर आपको बेसिक टू मीडियोकर हो आप कोडिंग में, तो आराम से कर लोगे। और एक बहुत हाँ, 1 मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इनकी प्लेटफॉर्म से, जो इनका कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है ना, उनका जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा अलग अजीब है। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं कि जो जिससे कि जो आपको फ़ैमिलियर कर देंगे उनके प्लेटफ़ॉर्म से, कि उसमें कुछ लाइब्रेरीज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आया था वहाँ पे, वो प्रिंट नहीं करा रहे थे, प्रूफ नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो ढंग से देख के नहीं गए थे। वो क्योंकि उनको वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लैंग्वेज पे, वो थोड़ा-सा कंपाइलर अलग काम करता है। तो वो ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि वहाँ जाके दिक्कत हो सकती है काफ़ी। तो यही 3 प्रोसेस रहते हैं, एक उनका बेसिक, एडवांस एंड 3 कोडिंग क्वेश्चन्स, दैट्स ऑल। तो हम फाउंडेशन सेक्शन की बात करते हैं, वो बेसिकली आई गेस निंजा पैकेज के लिए ही होगा इनका मेनली, हुँ, ठीक है। हुँ। तो इनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी कहाँ से पढ़ें? अगर हमें पढ़ना है, अगर जो है अभी अभी टाइम होगा, अभी थोड़े दिनों हुँ, बाद हुँ। होगा, तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं? क्योंकि डीएसए तो समझ रहे हैं कि हम लीड कोड से कर सकते हैं या फिर उनके बहुत सारी शीट्स आ गई हैं, लेकिन वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपने कहाँ से किया था और हम लोग मतलब जो ऑडियंस है वो कहाँ से कर पाए? हाँ, फर्स्ट थिंग होती है कि आपको टॉपिक वाइज चीजें आनी चाहिए। तो मैंने जहाँ से किया था, मैंने ना कोडिंग निंजा का एक कोर्स है, फुल एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, में जो से रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे वो सब कवर, थ्योरी प्लस उनके एमसीक्यूज साथ में ही थे, मतलब ऐसे 200 300 एमसीक्यूज थे, और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें सारे कवर्ड थे। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने वहां से किया था कि मुझे थोड़े टॉपिक है, जैसे वो रिलेशन वाले प्रॉब्लम, गॉट वेट, इट, ब्लड मेजरमेंट, रिलेशन। रेशियो, मतलब जो टाइप आपको ट्रिक्स तो पता होनी, इन क्वेश्चंस की ट्रिक्स होती हैं। तो एक बार पढ़ लिया तो याद ही रहता है, एक दो प्रैक्टिस करके। तो मैंने प्रैक्टिस वहाँ, मतलब कंसेप्ट समझने के लिए वहाँ। उसके बाद बेस्ट जो प्लेटफॉर्म मुझको लगता है वो है प्रेप इंस्टा। जाके डायरेक्ट अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टाइम भी अपना मैनेज कर पाएंगे कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो वो बेस्ट रहता है पेपर से पहले, कि आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है और आप अपने कितने पेपर लगा सकें। ठीक है। तो एक बार ऑडियंस बता दूं कि प्रेप इंस्टा और कोडिंग निंजा वाले ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया, ये इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मैंने वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यार मेरे कॉलेज में एक टीचर थे एसपीएस सर, सरवेन सर, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे कोई एक्सटर्नल यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और जो उनकी शीट्स होती थी वो हम सॉल्व करते थे।
और अगर आपके कॉलेज में ऐसे कोई सर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो ट्राई करिए कि उनसे ही पढ़िए, क्योंकि उन टाइम बचेगा, क्योंकि क्लासेस तो लगनी है, कॉलेज तो जाना ही है आपको। तो ट्राई करिए उसी कॉलेज के टाइम पे आप अच्छा मतलब ग्रैब कर सकें वो वाली नॉलेज को। तो एडवांस सेक्शन में बात करते हैं, एडवांस में क्वांटिटेटिव और डीएसए, ये थोड़ा-सा क्या क्या रही है आपकी स्ट्रैटेजी? तो एडवांस जो सेक्शन होता है, तो थोड़ा-सा ना उसमें आते एमसीक्यूज़ ही हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज़ थोड़े लेंथी होते हैं। लेंथी इन द सेंस वो रेशियो वाले क्वेश्चन्स होते हैं ना उसके, उसको हाँ, सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, लंबे-लंबे क्वेश्चन्स होते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकते हैं वो क्वेश्चन्स। बाकी लॉजिकल, न्यूमेरिकल लाइक बेसिक सेक्शन, उसमें थोड़ा-सा उसका लेंथियर वर्ज़न्स बाकी सेम ही होते हैं जो आप प्रिपेयर करोगे एप्टीट्यूड में। बस वो है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने, न्यूमेरिकल फोकस ज़्यादा होते हैं, तुम देख के आंसर नहीं दे सकते एकदम से। तो एक और मैं टिप देना चाहूँगा यार अपने जो भी देख रहे हैं हम 4th ईयर में। जो कोडिंग क्वेश्चन्स होते हैं यार, तुम्हें आए या ना आए, लेकिन एक ट्रिक होती है जिससे तुम उनके कुछ टेस्ट केसेस पास कर सकते हो। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन, उनमें 2-3 टेस्ट केसेस दिए हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो एफएल्स करके तुम वो सेम ही टेस्ट केस के ही, क्यों वो कंसीडर कर लेते हैं कि 3 टेस्ट केसेस पास होंगे 10 में 12 में। तब मैं बता रहा हूँ जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है? हुँ, और हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई क्वेश्चन होता है, उसका सेट ऑफ आंसर बहुत कम होते हैं। सपोज़ करो कि एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है केवल, तो एक बार तुम ट्रू रिटर्न करके देखो और एक बार फॉल्स रिटर्न करके देखो, जिसमें भी ज़्यादा मैच कर रहे हो तुम उसको सबमिट कर सकते हो। और 1-2 और तरीके होते हैं जिससे तुम कोडिंग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो, वरना तुम उसको सीरियसली सीरियसली सॉल्व करने की कोशिश, ये तुम ट्रिक तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा हो। ये यही वही चीज़ है कि जितनी आपको उनके कंपाइलर की नॉलेज है, जैसे शिवा ने बताया, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपने एक क्वेश्चन बना लिया, 2 आपसे बन ही नहीं रहे, तो आप उसके पार्शियल टेस्ट केस तो क्योंकि जैसे अगर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हर टेस्ट केस के मार्क्स होते हैं तो ना। आप चेक कर लो कि कौन-सा ज़्यादा है, फॉल्स वाला ज़्यादा है, ट्रू वाला ज़्यादा है और कुछ सैंपल केस तो दिए हुए होते हैं, वो तो करा ही दो। क्योंकि टीसीएस में ना पार्शियल मार्किंग कंसीडर होती है कोडिंग में, तो कभी भी खाली छोड़ के कम से कम आधे टेस्ट केस हर क्वेश्चन के पास ये पास हमारी तरफ से प्रो टिप है। हुँ, प्रो टिप है। ये सबसे प्रो टिप यही है कि किसी को कुछ नहीं आ रहा, कम से कम पार्शियल टेस्ट केस तो करा ये के एक आओ। हमारा एक दोस्त है, नाम लूँ या ना, तो उसने कंपनी में 2-3 राउंड तक कुछ-कुछ टेस्ट केस पास करा के वो चला गया था, इंटरव्यू राउंड तक गया। तो तुम लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए। हुँ, हुँ। ये तो हम बात कर ली हमने पैटर्न की। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है और उसके बाद इंटरव्यू कितने दिनों बाद होता है और उसका क्या पैटर्न रहता है इंटरव्यू का? वे चीज़ें वेरी करती हैं उनकी मतलब रिसोर्स अवेलेबिलिटी इंटरव्यू की। मोस्टली ये एनक्यूटी एग्ज़ाम होता है, ये रीजन वाइज़ होता है। दे आर कंडक्टिंग इन नोएडा रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन। तो अगर उसमें कंडक्ट हुआ किसी टाइम पे, तो ऐसा अज़्यूम कर सकते हैं कि 20 टू 25 डेज़ या मैक्स 1 मंथ बाद आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एनक्यूटी, तो 3 इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब सब कुछ लोग होंगे निंजा के लिए, कुछ डिजिटल के लिए, कुछ प्राइम के लिए। अब कितने डिजिटल होंगे, कितने निंजा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, ये टीसीएस के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। टेस्ट गॉट के स्कोर से ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है उनकी रिक्वायरमेंट्स मेनली। उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होंगी, वो कट ऑफ कम कर काफ़ी ज़्यादा लोगों का डिजिटल और प्राइम में इंटरव्यू ओके, तो कम रिक्वायरमेंट कम होगी, वो उस हिसाब से ही किया जाता है। समझ गया। तो ये प्रोसेस रहता है और उसके बाद जब लिस्ट आ जाती है, या तो टीसीएस आपको अपने मतलब कैंपस में लेकिन अगर आपका कॉलेज थोड़ा बड़ा है, वहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो टीसीएस के जो रिक्रूटर्स हैं, वो खुद विज़िट करते हैं और 1-2 दिन में वो सब लोगों का इंटरव्यूज़ ऑन कैंपस ही गॉट इट। अब इंटरव्यू की जब ऑफिशियली देयर आर 3 राउंड्स इन द टीसीएस. ऑफिशियली 3 राउंड्स है. वन इज़ द टेक्निकल, सेकंड इज़ मैनेजर, थर्ड इज़ एचआर राउंड. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ कराने होते हैं एमएनसीज़ को, इतने सारे लोगों के, तो ये तीनों राउंड एक साथ हो जाते हैं। मतलब 3 पैनल्स आपके मतलब एक पैनल में 3 लोग बैठे होते हैं। में 3 या 4 लोग एक साथ ही बैठ के एक वो तो पैनल पूरा। टेक्निकल बंदा होगा, टेक्निकल लीड टाइप, एक मैनेजर होगा और गॉट एक इट। होगी एचआर आपकी, तो तीनों राउंड एक साथ करा देते हैं मोस्टली। कब किसी-किसी का अलग भी हो सकता है, ये वेरी करता है काफ़ी ज़्यादा टीसीएस में। लेकिन मतलब ऑफ़िशियल तरीके से 3 इंटरव्यू मतलब तीनों लोग तो बैठेंगे ही, एचआर भी, मैनेजर भी, टेक्निकल
अब पहले बात करते हैं थोड़ा-सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव की। टेक्निकल आप कहीं भी जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ऊप्स होता है एक फ्रेशर की, जिसको ऊप्स की नॉलेज नहीं, वो कंपनी कंसिडर नहीं करती। ऊप्स की अच्छी नॉलेज बहुत आप इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कोड लिख के समझा पाएँ उसके ऊप्स के, और साथ में ये भी समझा पाएँ कि फंक्शनल से इसका डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। क्योंकि ऊप्स सबसे बेसिक चीज़ होती है जो फ्रेशर से हर कंपनी में, टीसीएस छोड़ो सब कंपनी में पूछी जाती है। तो ऊप्स तो सबसे बेस्ट प्रिपेयर करना ही है। ऊप्स जिसने नहीं किया तो वो तो बेकार है, इंटरव्यू में मतलब पूछा ही जाना है गारंटीड। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट आता है डीबीएमएस में। डीबीएमएस में आपसे क्वेरी 90% इंटरव्यूज़ में पूछी जाएगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए डेली लाइफ ऑपरेशन है, एक डेटाबेस से, तो जो उसको क्वेरी चलानी नहीं आती, वो उसको भी मतलब बेसिक चीज़ में आता है। तो उसमें आपको बेसिक क्वेरी, सेलेक्ट, डिलीट, ट्रंकेट, कुछ जॉइन, बेसिक नॉलेज, और साथ में उसके थोड़ा-सा थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब NoSQL डेटाबेस, SQL डेटाबेस, इतना डीप नहीं पूछते टीसीएस में, मतलब थ्योरेटिकल When to नॉलेज use होनी SQL चाहिए। and when to use NoSQL? What is the difference and pros and cons like that? थ्योरेटिकल तो अच्छे से आना चाहिए। सेकंड अगर वो कुछ कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये देखिए मतलब उतना टफ, अगर वो ग्राफ ग्राफ पूछेंगे तो वो थ्योरेटिकली पूछेंगे, ग्राफ कितने तरह की एल्गोरिथम होती है ग्राफ में, बेलमन फोर्ड में, ये सब बीएफएस, डीएफएस, बेसिक मतलब वो लिखवाएँगे नहीं कोड, थ्योरेटिकल पूछ सकते अंडरस्टैंडिंग हैं, लेंगे कि तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बता सकता हूँ, जैसे आपको कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है ना, ग्राफ थ्योरेटिकल वाला, वो पूछ सकते हैं, वो अगर टफ टॉपिक में, वरना वो अगर क्वेश्चन तुम्हें देंगे ना तो बेसिक सा ही देंगे क्वेश्चन। बीएफएस स्वैप पर टू नंबर हो गया, ठीक है। और वो हो गया क्या कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो कभी-कभी दे सकते हैं बेसिक सा क्वेश्चन, और बेसिक हो गए स्वैप, सोर्ट सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सभी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। समझ गया। उसके बाद दूसरा सेक्शन, उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट तो पूछा ही जाना है, मतलब श्योर। एक एक ना एक आपको प्रोजेक्ट, अच्छा आपने कहीं से बनाया क्या? तो अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो कहीं से अपने दोस्त का तो समझ लो अच्छे से प्रोजेक्ट को, उसमें क्या यूज़ किया है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको उस प्रोजेक्ट की बिल्कुल ए टू ज़ेड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ए टू ज़ेड अंडरस्टैंडिंग का मतलब प्रोजेक्ट की कांसेप्ट्स और प्रोजेक्ट के जो टेक यूज़ हो रहा है। प्रोजेक्ट जब एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बेसिक ही पूछेंगे, लेकिन टेक से रिलेटेड पूछ लेंगे। अगर आपने रिएक्ट में तो कुछ हुक्स हुक्स पूछ लेंगे, और बैकएंड में थोड़ा बहुत किसमें बनाया, जावा के पीछे जा सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट जो भी तो मतलब इतना है कि आपको एंड टू एंड उसके बारे में पता होना चाहिए, गॉट प्रोजेक्ट में पूछा ही जाना है। समझ गया। यही सब मतलब बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेक्निकल अपार्ट टीसीएस में होती है, इंटीग्रिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। टीसीएस जैसी कंपनी बहुत ज़्यादा अपने वैल्यूज़ पे, तो अगर उनकी वैल्यूज़ फुलफिल नहीं होगी किसी कैंडिडेट में, तो वो कितना भी टेक्निकली साउंड हो, वो नहीं हायर करेंगे। कि टीसीएस जैसी कंपनीज़ अपने वैल्यू पे स्टैंड करती हैं, और वो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करती। आपको कभी भी इंटीग्रिटी नेगेटिव नहीं शो, कभी भी इंटरव्यूअर को अपने कॉलेज के नेगेटिव इंप्रेशन नहीं, मतलब इससे आप ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आप टीसीएस में इंटरव्यू दे रहे हैं, वैल्यूज़ वैल्यूज़ उनके लिए सब कुछ है, बाकी वो इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। टीसीएस स्टैंड विद दिस डायलॉग, काम उनको वैल्यूज़ से, उनकी उनकी जो टीसीएस की फाउंडेशन है, वो उनकी वैल्यूज़ ही हैं, जो आज तक उनको इतने ऊपर तक ले, तो वो सम उसको कभी भी इग्नोर नहीं करते। तो उनकी वैल्यूज़ के बारे में, टीसीएस के बारे में थोड़ा पढ़ के ज़रूर जाएँ, उनकी वैल्यूज़ क्या, और हुँ, अगर कुछ क्वेश्चन्स इंटीग्रिटी और इससे आपकी ट्रस्टफुलनेस से तो कभी भी नेगेटिव आंसर, वरना आपके हायरिंग के चांस काफ़ी कम होते हैं। सब होने के बाद आपका वेरिफिकेशन, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस हो गए, इंटीग्रिटी जो आपने बताया, ये सब आपके होंगे। उसके बाद फाइनली कुछ टैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाई यू हुँ, वांट टू जॉइन दिस गॉट कंपनी, इफ यू गॉट अनदर ऑफर यू विल लीव। तो ये आपको थोड़ा सा टैक्टिकली हैंडल करने पड़ेंगे। और बाकी मेन क्वेश्चंस, उनका जो पेट क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है रिलोकेशन वाला। उसमें आपको यस बोलना है, अगर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका स्टैंडर्ड है एस। नेक्स्ट ठीक है। सॉल्व
तो काफ़ी डिटेल में आपने इंटरव्यू का बताया, लेकिन डिटेल में बताया कि क्या-क्या पूछ सकते हैं। लेकिन फिर इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? लाइक क्या ऊप्स के लिए कहाँ से पढ़ें? आपने कहाँ से पढ़ा था? डीबीएमएस लिए क्वेरी कहाँ से पढ़ें? मतलब प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपने जो बताया इतने लॉजिकल और इतने अच्छे से जो आपने टीसीएस के इंटीग्रिटी के वो क्वेश्चन के आंसर कैसे, तो आपने कैसे प्रिपरेशन टिप्स बता दीजिए? देखो ये डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम, तो आप थोड़ा थ्योरेटिकली जाना, मतलब थोड़ा वन शॉट काइंड वीडियोस। आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस का, हुँ, तो कम से कम थ्योरेटिकल, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल भी कर जाएँ, चांस है आपका हो जाएगा आराम से, ओके। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप थर्ड ईयर में हो, थोड़ा-सा टाइम है अभी कि 3-4 महीने हैं, तो थोड़ा-सा डीबीएमएस का ऐसा है, गेट स्मैशर, नॉलेज गेट भी कहीं चैनल है, एक लगभग। लॉ बब्बर का कोई। हाँ, लव बब्बर का है, उससे आप पढ़ के, तो मैंने तो सबसे बेस्ट किया था कि मैं तो लीड कोड लगाता था सीक्वल में। तो मुझको तो अच्छा हैंड्स ऑन था सीक्वल में, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई सीक्वल में। तो बेस्ट तो यही रहता है कि आप प्रैक्टिस करें। एट द एंड पढ़ना है तो एक श्रद्धा दीदी की वन शॉट वीडियो है सीक्वल की, वो बेस्ट है, उसके नोट्स अगर आपको रिवाइज़ करके, मैं हमेशा उसको रिवाइज़ ज़रूर करके जाता था। क्योंकि उसमें बेसिक जो ऊपर-ऊपर से टर्म्स हैं वो अच्छी, तो उसका आइडिया लग जाता था, वो थोड़ी-सी थ्योरी दिमाग में रह जाती थी, तो वो बेस्ट है अगर एंड मोमेंट के लिए। हुँ, पहले तो अपना थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें हैंड्स ऑन, अगर टाइम ज़्यादा है। लेकिन अगर इंटरव्यू से पहले आप बैठे 1-2 दिन पहले, तो वन शॉट वीडियो काफ़ी सारी हैं ऊप्स की। इसमें आप सारे प्रिंसिपल्स, उनके ऊप्स की स्टोरी बिहाइंड ये सब अच्छे से देख के जाएँ। तो मतलब अगर टाइम, मतलब एट द एंड प्रिपरेशन अपनी अच्छी होती है हैंड्स ऑन करके ही। लेकिन अगर फॉर अ सेक ऑफ रिवीजन एंड इफ यू हैव लेस टाइम, तो आप वन शॉट वीडियो देख, वो अच्छी रहते हैं, क्योंकि थोड़े से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी डीएस से तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना, ओके। बेसिक बेसिक, इतना हार्ड डीएस से कोई पूछता नहीं है। तो अभी बहुत ही अच्छा यार, इन्होंने सब पूरा डिटेल में बताया कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से इन्होंने प्रिपरेशन की थी, ये सब। और हमारा ये पॉडकास्ट भी काफ़ी लंबा हो चुका है अब। तो एक छोटा-सा एक शॉर्ट एंड एक छोटे से टिप दे दो जो कि मतलब जिससे टीसीएस एंड में कुछ भला हो। मतलब इसके अलावा कि ज़रूर एक छोटा शॉर्टकट या फिर कह सकते हो जुगाड़ टाइप का कुछ तरीका। देखो, जुगाड़ तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, और इतना एक जुगाड़ होता है कोड। सिंपल तो प्रोसेस नहीं है एनक्यूटी का क्योंकि बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी, सिंपल भी कह सकते हो एक तरीके से, बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कंपनी को हैंडल करना लाइक इतना आसान काम, ठीक है। सैल्यूट टू द टीसीएस। मतलब प्रो टिप तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा-सा ना कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। टीसीएस एज़ सर्विस बेस्ड कंपनी ऑलवेज़ लुक फॉर अ गुड कम्युनिकेशन पीपल, बिकॉज़ इनके जो क्लाइंट हैं फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, तो दे नीड पीपल हैविंग द गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन भी थोड़ा-सा अच्छी रखनी है वहाँ पे। गुड। हिंदी में बिल्कुल नहीं बोलना है इंटरव्यू में, तो वो इम्पैक्ट करेगा। और बाकी ये है कि टीसीएस एज़ अ इंटरव्यू इतना आपसे लिखवाएँगे नहीं चीज़। थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा पूछी जा सकती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप अगर थ्योरेटिकली अच्छे से, जैसे मैंने बताया, रिवीजन करके जाएँ, आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई, वैल्यूज़ वाली चीज़ कभी इग्नोर नहीं करनी टीसीएस की। वैल्यूज़ जब भी जाए तो टीसीएस के बारे में कुछ पढ़ के ज़रूर, वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि टीसीएस के फाउंडर कौन थे? ओके, ओके। ऐसे टैक्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपकी वैल्यूज़ चेक करेंगे, वेदर यू आर फिट फॉर द इंटरव्यू और नॉट। तो ऐसे वैल्यूज़ फॉर क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क, बिकॉज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हायरिंग क्राइटेरिया। They ओके। have to ask the values. So if you are to prepare for the TCS, you should prepare for the TCS as a company as well. Like तुम्हें Yeah. उसके विजन, उसके फाउंडर, उसके सीईओ, कॉम कब क्या हुआ, थोड़े बहुत उसकी डिटेल होनी चाहिए। और ये ना कि सिर्फ टीसीएस के लिए हम लोग बोल रहे हैं। तो आप किसी भी एमएनसी को उठा के देख लो, उसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब वो इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपको ये कंपनी कब फाउंड हुई थी, इससे ओनर कौन है, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया उसका होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली फॉर द टीसीएस, इट्स फॉर ऑल द कंपनीज। ठीक है। हाँ, ओके, सॉरी। या Hiring via Codevita is better in many perspective rather than NQ. All India, all in the all world कोडिंग कॉन्टेस्ट है, लेकिन इसके थ्रू वो हायरिंग करते हैं।
और जो इसकी जो हायरिंग होती है वो टीसीएस की प्रायोरिटी हायरिंग में आती है। प्रायोरिटी हायरिंग इन द सेंस जो हायरिंग स्टैंडर्ड्स उन कॉलेज के हैं, एनआईटीज़ वगैरह के सेम लेवल के आपको ट्रीट किया जाता है कि इफ यू आर हायर्ड बाय कोडविटा, दे गॉट कंसिडर इट इज़ प्रायोरिटी हायरिंग। सो अगर किसी का कोडविटा के थ्रू हायरिंग चल रहा है, तो उनको प्रेफ़र करना चाहिए वो कोडविटा के थ्रू ही। मैं भी इट। कोडविटा के थ्रू ही, तो मैं उसके बेनिफिट्स बता सकता हूँ इस वजह से कि उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस वजह से अगर किसी का पर्सन का कोडविटा का चल रहा है तो दे शुड ट्राई टू फॉर द कोड फोकस बेटा। ऑन दैट मेनली। ओके, गॉट इट, गॉट उनके कोई कुछ बेनिफिट्स। ओके, ओके। तो काफ़ी डिटेल में ये वाला सेशन गया। थैंक यू यार अविश, इतना डिटेल में बताने के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम लोग उसको ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। बाकी अविश की लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर तुम्हें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट अविश से पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय बाय।